है 30 तारीख, मतलब एक दिन और बचा है 2024 का। कोई तैयारी की आप लोगों ने? बिल्कुल, क्या पैकिंग हो गई है बस जाने की तैयारी। जाने से पहले आज पूरा चाय पे चर्चा वाला बुलेटिन देख लेना, जहाँ भी जा रहे हो ना, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वहाँ का हाल दिखा। बिल्कुल देखना जरूरी है। हम पार्टी की तैयारी करते हैं, हम यही क्योंकि पहला हफ्ता और पहले 10 दिन तो आई थिंक पूरा सेलिब्रेशन बनता है। आपका तो रेजोल्यूशन रेडी होगा ना? मेरा रेजोल्यूशन तो अभी मैंने नहीं सोचा है, वो 1 तारीख को ही सोच के मैं लिखती भी हूँ बकायदा। तो अभी कल के लिए तो देखिए मेरा वीक ऑफ है, तो मैंने पार्टी प्लान की हुई है। तो रेजोल्यूशन कितने दिन तक अमल होता है? कोशिश पूरी रहती है, लेकिन वो फिर हर बार अलग अलग। चलिए, कल रेजोल्यूशन की बात होगी, लेकिन आज चाय वाली बात और 2024 को अलविदा भी कहना है, तो थोड़ी सी उसकी बातें करते हैं। बस एक दिन और इंतजार, बस नया साल दस्तक देने जा रहा है और हम भी जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। अब हम आपको दिखाते हैं नए साल के सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां। हिल स्टेशन पर सैलानियों की बहार है। कश्मीर के काजीगुंड के क्या ही कहने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारामूला से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन सैलानी से खचाखच भरी हुई है। उत्तरकाशी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बर्फ से चमक रही है उत्तरकाशी। औली से लेकर मनाली तक सैलानियों की मौज है। बर्फबारी से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और देखिए, नए साल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे रंग आपको दिखाएंगे। बात पहाड़ों की होगी, बर्फबारी की होगी। 2 दिन की बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। घाटी की वादियों में चारों तरफ आपको दिखाई देगी तो सिर्फ स्नोफॉल। स्नोफॉल जीएनटी पर देखिए, काजीगुंड में बर्फबारी के बीच पटरियों पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ रही है। सैलानी भी इस अद्भुत ट्रेन के सफर का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए घाटी में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। यूं ही नहीं, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ जो हसीन वादियां और दिलकश नजारे मौजूद हैं, वो शायद धरती पर कहीं और नहीं है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के काजीगुंड की हैं, जहाँ बर्फबारी के बीच पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ की सफेदी के बीच जब ट्रेन बर्फ से पटी पटरी पर दौड़ती है तो नजारा देखते ही बनता है। और इस अद्भुत दृश्य को अपनी सुनहरी यादों में संजोने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करना और कश्मीर में ट्रेन में सफर करना है, ऐसा सीन फिल्मों में मिलता है और बाहर के लोग तरसते हैं ऐसे सीन को देखने के लिए। यहाँ के लोग जो हैं वो इस बर्फ के जरिए से बहुत अपनी तिजारत करते हैं और बाहर के लोग भी इस बर्फ को देखने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के किसानों को इस बर्फ का बहुत फायदा मिलता है। बारामूला से बनिहाल तक चलने वाली ये ट्रेन भी अब काफी लोकप्रिय हो गई है। कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों के लिए ये ट्रेन किसी सौगात से कम नहीं है। बनिहाल से बारामूला तक चलने वाली ट्रेन सेवा अब काफी लोकप्रिय हो रही है। कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस रेल गाड़ी में बैठकर कश्मीर के खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं, वो भी तब जब पूरी गाड़ी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई हो। श्रीनगर में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ कुदरती बर्फ की फाहों के बीच सैलानी सिटी पार्क में मौज मस्ती करते नजर आए। यहाँ चारों तरफ बर्फ का ही पहरा है। घर हो या सड़क या पार्क, हर ओर बर्फ चांदी की तरह चमक रही है। सारे लोग जो है वो पार्क्स में आ गए हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। टूरिज्म भी बढ़ गया है यहाँ का, फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है अभी हमें। अब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ और इतना ज्यादा मजा आया कि बोलने को शब्द नहीं है। बहुत आनंद महसूस हो रहा है। एक बार जरूर आओ और इस मौसम का आनंद लो, बहुत मजा है। जो बोलते हैं ना कि धरती का स्वर्ग, वाकई में ही धरती का स्वर्ग है जी। वैसे तो गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्यता दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ बर्फबारी के बाद वादियों की खूबसूरती में और भी 4 चांद लग गया है। हालांकि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमने से फिसलन भी बढ़ गई है।
ये जो है आइस बन चुका है, यानी कि जिसको आप ब्लैक आइस कह सकते हैं या हार्ड आइस है, ये वो नर मुलायम बर्फ नहीं है। तो इसके चलते अब होगा ये कि सड़कों पे जो है बारी है, लोगों के बैग पैक हो चुके हैं, लेकिन जहां आप जा रही ना वहां का हाल मैं पहले बता दूं। बिल्कुल बता दीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और किस हिसाब से पैकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। लेयरिंग जरूर कर अभी लेना। तो पैकिंग में कुछ चेंजेस हो सकते तो हैं। ये खबर देखने के बाद अगर आप जा रहे उत्तराखंड तो क्या करना आपको, वहां पर तो ताजा बर्फबारी का बहुत खूबसूरत नजारा है ही, लेकिन महादेव के धाम केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है, तो वही उस हिसाब से अपनी पैकिंग कीजिएगा। देखिए, और पूरा केदारनाथ मंदिर परिसर सफेद हो चुका है। इसी तरह बद्रीनाथ धाम भी सफेद नजर आ रहा है, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। वहां की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े दिख रही हैं। इन दिनों प्रकृति ने कुछ इस तरह महादेव के धाम का श्रृंगार किया है। इस श्वेत श्रृंगार से मंदिर समेत पूरा केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक रहा है। मंदिर परिसर तो पूरी तरह सफेद हो चुका है। ऐसा ही खूबसूरत नजारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का भी है। यहाँ कुदरत के करिश्मे के बाद से सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे सीढ़ियों तक बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो, जबकि होटल और दुकानों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। इस मौसम में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की रंगत तो देखने लायक है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने मंदिर के ऊपर बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। मंदिर परिसर तो जैसे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर में लगी देवी देवताओं की मूर्तियां तक बर्फ के आगोश में नजर आईं। गंगोत्री धाम की ऊंची ऊंची चोटियां पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। कुदरत की कारीगरी ऐसी कि ये नजारे देखने में किसी पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। बल खाती भागीरथी नदी के पत्थरों पर भी बर्फ जम गई है और इन बर्फ से लदे पत्थरों से नदी अपना रास्ता बनाती बह रही है। उत्तरकाशी की तरह चमोली का औली हिल स्टेशन भी बर्फ से नहाया हुआ है। यहाँ इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि सब सफेद हो गया है। ये मौसम यहाँ पहुंचे पर्यटकों को बहुत रास आ रहा है। मौसम के इस बर्फीले उत्सव में टिहरी गढ़वाल भी शामिल दिखा। यहाँ घनसाली में भारत तिब्बत सीमा के पास बसे गांगी गांव में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गांगी गांव के मकान, जंगल ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस जबरदस्त बर्फबारी के बाद पारे ने तेजी से गोता लगाया है। पहाड़ों में कई जगह तापमान माइनस में चल रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। लेकिन ये तस्वीरें मन को बहुत सुकून दे रही हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, मौसम के इस बदले मिजाज के बीच में नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उनमें ये भी शामिल है, करने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। लेकिन कश्मीर से लेकर मनाली तक सभी हिल स्टेशंस पर होटल्स लगभग फुल पैक्ड हो चुके हैं अभी से। लेकिन सिर्फ पहाड़ ही सैलानियों से गुलजार नहीं है। गोवा में भी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए वो पहुंच रहे हैं। सुकून के पल बिताने के लिए गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मनाली पहुंच चुके हैं। यहाँ वो पैराग्लाइडिंग से लेकर याक की सवारी का लुत्फ उठाते दिख जाएंगे, जबकि कुछ लोग स्कीइंग और स्नो स्कूटर दौड़ाते भी नजर आएंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होगी और इतना मैं एंजॉय करूंगी। बहुत मजा आया। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, और सब पेड़ पे भी आप देखोगे तो फिर बर्फ गिरे हुए हैं। खूबसूरत, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था 2 दिन से, और आज आप देख ही रहे हो कि पूरा सब जगह स्नोफॉल हुआ है। एरिया है यहाँ पर, और मनाली में आए हम। बहुत एक्टिविटी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं एक्टिविटी करने के लिए, और हम बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे।
सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि बीच भी नए साल के स्वागत को तैयार हैं। गोवा के पणजी में समंदर किनारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने वालों की तो यहाँ काफी भरमार है। बीचेस ज्यादा अच्छे लगे, नाइट में स्पेशली नाइट में तो डिस्को और ये म्यूजिक और सब रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मतलब बीचेस वगैरह स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छा बीच पे आके बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग एक्टिविटी भी करने गए थे, वहाँ पे हमने वो जो पैराग्लाइडिंग होती है, हाँ वो बहुत अच्छा लगा, सबसे बेस्ट वही लगा। सैलानियों की तादाद को देखते हुए होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, साथ ही सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट्स भी बनवाए गए हैं। गुजरात का नर्मदा जिला भी दिल खोलकर सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। यहाँ नए साल की छुट्टी मनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश भर से सैलानी उमड़ रहे हैं। हमको लगा कि हम ये कल्चर, हमारे महाराष्ट्र का प्रॉपर पहराव है, महाराष्ट्र का लुगड़ा, ये हमारा ड्रेस है वहाँ का, तो हम अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे। गुजरात में हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना दिया है सब कुछ। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारा प्राउड है, हमारे इंडिया का प्राउड है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से गुलजार है और घूमने पहुंचे लोगों के चेहरे पर उमंग और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों पर तो भीड़ ही भीड़ है, लेकिन मैं आप सबसे अगर पूछूं तो कौन सी एक डेस्टिनेशन होगी जो कि इस मौसम में आप जाना पसंद करेंगे? यूके, उत्तराखंड। अच्छा। उत्तराखंड क्लियर कर, मुझे लगा फ्लाइट पकड़ के बाहर जाने वाले। देश बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मैं जाना चाहती हूँ कश्मीर, चाहे मुझे आप अभी ले चले बस। वाह, राजस्थान एंड गोवा। ये वैसे सही है कि मतलब एक राजस्थान या गोवा। सो इस टाइम पे 31st के लिए जैसलमेर बेस्ट। जैसलमेर, मैं तो गुलमर्ग जाना पसंद करूंगी, लेकिन अगर आप गोवा जा रही हैं तो मुझे ले चलिएगा। गोवा आई विल ऑलवेज प्लान माई ट्रिप विद खुशी। डन। चलिए, अब सर्द मौसम की बात हो रही है तो जवानों की गर्मजोशी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बेदर्द मौसम में भी सेना के जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हुए हैं। नए साल पर दुश्मन कोई साजिश न रचे, इसके लिए पुंछ सेक्टर में जवानों की टुकड़ी चप्पे चप्पे पर तैनात है। अब देखिए, इस निगरानी में सेना आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। ड्रोन की मदद से सेना के जवान सरहद के कोने कोने पर पैनी नजर रख रहे हैं। देखिए, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर सेना किस तरह चौकसी बरत रही है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई और 0 से नीचे तापमान, बर्फीली ठंड के बीच सरहद पर पेट्रोलिंग करते हिंद के जवान। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है, सेना के ये जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब पीर पंजाल की पहाड़ियों पर इन दिनों कई इंच मोटी बर्फ जमी है। इस बर्फ पर चलना आसान नहीं। कहीं पैर मोटी बर्फ में धंस जाते हैं तो कहीं फिसलने लगते हैं, लेकिन सेना के इन जवानों की ये कदम, ये बेदर्द मौसम भी रोक नहीं सका। पुंछ सेक्टर का ये वो इलाका है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो किसी भी वक्त आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों की चौकस निगाहें चप्पे चप्पे की निगरानी में जुटी हैं। पहुंची है ग्राउंड जीरो पे, जो एलओसी का एरिया है। एलओसी के एरिया के पीछे आप देख रहे हैं हमारे भारतीय सेना के जवान जो गश्त कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि इन इलाकों में अभी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से कहीं ना कहीं से घुसपैठ करवाने की फराक में रहता है पाकिस्तान। और इंडियन आर्मी बिल्कुल सुरक्षित है अपने 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 इलाके में और अपने एरिया में। इस पेट्रोलिंग टीम के सबसे आगे एक जवान मेटल डिटेक्टर लेकर चलता है, ताकि अगर दुश्मन ने साजिशन कहीं लैंड माइन बिछा रखी हो तो उसका पता चल सके। कहीं भी जरा सी आहट मिलते ही ये जवान फौरन एक्शन में आ जाते हैं। कमांडर से सब कुछ ठीक होने का सिग्नल मिलने के बाद ही ये जवान आगे बढ़ते हैं। ये वो सीमा है जहां से पाकिस्तान कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है।
नए साल पर देश का अमन चैन बिगाड़ने की दोबारा कोशिश न हो, इसी वजह से ये जवान पूरी मुस्तैदी से सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। अगर दुश्मन ने सरहद की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की तो ये जवान पलक झपकते ही दुश्मन की साजिशों को निस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। सरहद की निगहबानी में इन जवानों का साथ देता है ये आधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन पेट्रोलिंग के दौरान हिंदुस्तान की सीमा में जवानों के साथ ही रहता है। इस ड्रोन की मदद से इन जवानों को ऊंचाई से सरहद के हर एक कोने की तस्वीर मिलती रहती है। जो इलाके ये जवान पैदल चलते हुए देख नहीं सकते थे, वो इलाके भी ड्रोन के कैमरों में कैद हो जाते हैं। इस पेट्रोलिंग टुकड़ी का एक जवान ड्रोन की तस्वीरों पर निगाह बनाए रखता है। इस बर्फीली ठंड में ये जवान अपने परिवार से दूर सरहद पर अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि पूरा देश अमन चैन और खुशी के साथ नए साल का स्वागत कर सके। इन जवानों की मुस्तैदी से देश की सरहदें हमेशा दुश्मनों से महफूज रहती हैं और कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पुंछ से मंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो देखिए साल भर जैसलमेर में सैलानियों की रौनक नजर आती है, लेकिन नए साल के मौके पर यहां की रंगत भी निखर आई है। जैसलमेर में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां के किलों और रेत के टीलों पर घूमकर खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। पीले पत्थरों से बनी ऐतिहासिक इमारतों का शहर, जिसके पग पग में बिखरी है खूबसूरती। देश के सबसे हॉटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है जैसलमेर, जहां के भव्य किले और आकर्षक रेत के टीले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हमेशा ही बने रहते हैं। नए साल पर हर साल की तरह इस बार भी जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार हो उठा है। देश भर से सैलानी राजस्थान की इस ऐतिहासिक नगरी में नए साल का धमाल मचाने पहुंच चुके हैं। पर्यटकों के उत्साह का आलम कैसा है, जैसलमेर के इस मशहूर सोनार फोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा फोर्ट खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं। सभी खुश हैं और खुशी से लबरेज हैं। कम से कम 4 दिन तो होने चाहिए जैसलमेर को ही घूमने के लिए। सुबह शाम सैंड ड्यून्स में अलग व्यू है, अलग मजा है, और यहाँ पे भी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने के लिए काफी टाइम चाहिए। हम सैंड ड्यून्स गए, वहाँ हम जीप सफारी करते हुए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था। वहाँ पे हमने कैमल सफारी लिया, हमने पूरी डेजर्ट एक्सप्लोर करी। वहाँ पे देखिए कैमल्स देखे, इतना रश था, इतना अच्छा लग रहा था, सनसेट बहुत ही अच्छा था। फिर हम वापस अपने कैंप आए, वहाँ पे हमने फायर शो एंजॉय किया, आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक बहुत एंजॉय किया, इतना अच्छा ट्रेडिशनल गाना वगैरह गाया, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए और कठपुतली का डांस वगैरह भी देखा, तो वो बहुत ही अच्छा रिच एक्सपीरियंस था। सोनार किले के पास ये आकर्षक रेत के टीले हैं, जिन्हें पहले मेरू के नाम से जाना जाता था। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देखने योग्य होता है। यहाँ की हवेलियाँ भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ के मंदिरों के निर्माण में गारा, सीमेंट और चूने का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और यही यहाँ के मंदिरों की आकर्षण का केंद्र है। पूरा नगर पीले रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। सूरज की रोशनी में पूरा शहर सोने की तरह चमकता है, इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सोनार फोर्ट के अलावा पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली, नटमल हवेली, गड़ीसर लेक जैसे तमाम ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, जहां देश के तमाम शहरों से सैलानियों की भीड़ यहां पर उमड़ती है। हम अभी 2 दिन सैम ड्यूल वहाँ पे रह के आए हैं। वहाँ पे जिप्सी सफारी है, कैमल राइडिंग है, और वहाँ का जो लोकल कल्चर प्रोग्राम है, इतना शानदार प्रोग्राम है जिसकी हम देखकर कल्पना भी नहीं कर सकते। डेजर्ट में जाएंगे, कैमल पे घूमेंगे, और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब खुश लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लोग बहुत मतलब वो अतिथि देवो भव वाला वो फीलिंग आता है, सब बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। न्यू ईयर जैसलमेर का मैंने सुना था बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का गाना भी बहुत अच्छा है। मैं गाना भी सुनाना चाहूंगी। ओ जी मारो जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा। एक तो नया साल, उस पर सर्दियों की छुट्टियां, यानी सोने पे सुहागा। लिहाजा पर्यटक अपने परिवार के साथ जैसलमेर का रुख कर रहे हैं।
टूरिस्टों की शाम को यादगार बनाने के लिए सैंड ड्यून्स पर कैंप फायर के साथ साथ राजस्थानी लोक कलाकार, कालबेलिया डांस, डीजे के साथ राजस्थानी फूड परोसा जाता है। तो आप भी अगर नए साल पर घूमने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो जैसलमेर मुफीद जगह हो सकती है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम जब छोटे होते थे ना तो चाय ऐसे ऐसे करके पीते थे, सारे हाथ गर्म हो जाते थे। मेरी दादी नानी ऐसे करते होते थे, है ना, चूल्हे के पास बिठा के, और चाय भी थोड़ी ठंडी हो जाती है। हाँ। अच्छा, वैसे आपने कभी हींग कचौरी खाई है? नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है, 2009 में मैंने जैसे ही बनारस गई तो हमारे एक रिपोर्टर थे आज तक के, वो बोले आपने नाश्ता किया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने एक दुकान पे हमको ले गए तो बोले मैडम यहाँ की कचौरी खा लीजिए, अच्छी है। उस कचौरी का स्वाद बताती हूँ। उसकी खुशबू कुछ ज्यादा नहीं थी, जैसे नॉर्मल हम फ्राई करते हैं कचौरी या पूड़ी। कचौरी वहां की मतलब है पूड़ी जो हम लोग बनाते हैं, बेडमी पूड़ी स्टाइल। लेकिन जैसे ही आप उसको खाएंगे ना, वो जो कान और नाक से आपको एक वो अलग हींग की खुशबू आती है ना, उसके साथ मिलती है पेठे की सब्जी और आलू की सब्जी। आपके एक्सप्रेशंस देखकर ही लग रहा है कितनी मैं उसके बाद इतनी बार गई हूँ, लेकिन मेरे नसीब में वो कचौरी नहीं थी। नॉस्टैल्जिया हो गया ना, मैं आज तक स्वाद भूल नहीं पाए हैं। चलिए, इन्होंने सारी भूमिका बांध ली। अब आपको लिए चलते हैं, ये अड्डा कहाँ पर है। बनारस के ठठेरी बाजार में मौजूद है दीनानाथ गुरु की मशहूर हींग कचौड़ी। चखिए जरा स्वाद। बात जब देशी जायके की होती है तो बनारस का नाम जेहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि बनारस न सिर्फ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, बल्कि यहाँ का खान पान भी दुनिया भर में मशहूर है। बनारसी जायके की खोज की कड़ी में हम आप पहुंचे हैं बनारस के चौक इलाके के सोरकुआ ठठेरी बाजार इलाके में, और देख सकते हैं कि ये जगह दीना गुरु की प्रसिद्ध हींग की कचौड़ी के नाम से जानी जाती है। लगभग 6.5 दशकों से एक पारंपरिक तौर पर हींग की कचौड़ी यहाँ पर बेची जाती है। बनारस में तो वैसे कई चीजें हैं जो दुनिया भर में ख्याति रखती हैं, लेकिन ठठेरी बाजार में मिलने वाली हींग की कचौड़ी की बात ही कुछ और है। दीनानाथ की दुकान पर 60 साल पहले हींग की कचौड़ी बनाने का काम शुरू हुआ था, जो अब देश और दुनिया भर के खान पान के शौकीन लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। मेरी कचौड़ी में यह खासियत है कि जेठ बैसाख में आप हमसे कचौड़ी खरीद लीजिए, दूसरे दिन खाइए, न गला जलेगा न पेट जलेगा। और कौन सा ऐसा मसाला है जो कचौड़ी में नहीं पड़ता है। किस तरह का मसाला डालते हैं? गरम मसाला रहता है कि कैसा? घर का पिसा हुआ मसाला रहता है, उसमें सब आयुर्वेदिक दवा समझिए एक हिसाब की। हर मौसम में काम। अगर आप जाड़े में खाइए तो पसीना आने लगेगा। उसमें जावित्री है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब पड़ती है, जाफर है। हींग की कचौड़ी जितनी टेस्टी है, इसके मसाले भी उतने ही लाजवाब हैं। दीनानाथ का दावा है कि ये सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा का भी काम करते हैं। तो चलिए दीनानाथ से ही जानते हैं कैसे तैयार होती है ये हींग की कचौड़ी। आलू धोया, उबाला, आलू को छीला, फिर आलू को भूंजा, अब फिर मसाला पीसा, मसाले में हींग जीरा वगैरह तड़का दे के उसको भूंजा। भुंजाई का मोल है, जितना भूजेंगे उतना उसका पानी उड़ेगा और उतनी देर तक ये कचौड़ी टिकेगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी भराई होती है। फिर भराई होती है, ये जो देख रहे हैं ये मैं भर रहा हूँ। इसके बाद में मंदी आंच में इसको डाला जाता है, घी में। खौलते घी में नहीं पड़ता है। अच्छा, तब इसका कुरकुराहटपन और स्वाद इसका मिलता है। देसी घी में बनने वाली हींग की कचौड़ी की खुशबू बनारस की गलियों में कुछ यूं बिखरी है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग हींग की कचौड़ी का स्वाद चखने से रोक नहीं पाते। कचौड़ी का स्वाद हम भी लेते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या खास बात है और क्यों, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसका स्वाद चखते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्या खास बात है इस कचौड़ी में और किस
तरह का स्वाद इसमें आ रहा है। हींग की कचौड़ी का ये टेस्ट यहाँ आने वाले लोगों को भी खूब भाता है। टेस्ट की बात करें तो एक तो शुद्ध देशी घी के अंदर यदि तली हुई कचौरियां हैं तो जो एक करारा बना रहा है, इसके बाद मतलब छोले के अंदर जाने के बाद भी गल नहीं रही है, मुंह के अंदर एक घुल जा रहा है, पूरा गुलास सा आ जा रहा है पूरा देखा जाए तो। और मसाले बहुत ज्यादा अच्छे तरह से सिके हुए हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद है। मैंने यही सोचा था जो और लोग की दुकान है उनसे बेटर स्वाद हुआ तो ही अच्छा है, नहीं तो हम बाहर की खा खा के तो बोर हो गए थे। लेकिन अभी जैसे ही पहली बाइट खाई टेस्ट एकदम ही अलग है, नया है, बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर आ रहा है और चटनी और सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो टेस्ट है अद्भुत टेस्ट है। पहली बार आए हैं, पहली बार खाइए, अब आगे आगे आते रहेंगे, आते खाते रहेंगे। जाहिर है बनारस के देसी जायके की बात ही निराली है और यहाँ जो भी आता है ठठेरी बाजार में रुककर हींग कचौड़ी का स्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की 13 जनवरी से शुरू हो रहे इस महाकुंभ मेले के लिए साधु संत भी पहुंच रहे हैं। इन दिनों यहाँ साधु संतों का अलग ही संसार नजर आ रहा है और संतों के इस संसार में कई अनूठे साधु संत भी पहुंचे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं संगम नगरी पहुंचे अनूठे साधु संतों से। तीन नदियों की पावन धार जो तीनों लोकों में आस्था का शंखनाद करती है। संगम नगरी में आस्था के इस महासमंदर में समाने के लिए हर कोई बेकरार है। देश ही नहीं विदेशों से भी संत इस प्रयागराज नगरी में पधार रहे हैं। ओम नमो नारायण। महाकुंभ के संगम तट की महिमा ही कुछ ऐसी है। यहाँ भक्ति है, भाव है और एक डुबकी में भवसागर को पार कर जाने का उत्साह है। श्रद्धालुओं के लिए जितना अलग प्रयागराज का एहसास है, उतने ही रंग यहाँ पधारने वाले साधु संतों के भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं उन बाबा से जिनके भवकाल और भक्ति भाव दोनों में कोई कमी नहीं है। महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, आप थार से चल रहे हैं क्योंकि तमाम साधु संत अलग अलग वेशभूषा में दिखाई पड़ते हैं, तो आप थार से चल रहे हैं, वजह क्या है? थार हम लोग देखो नवंबर में ही आ गए थे, तब रास्ते उससे यहाँ थे नहीं, तो थार उसमें बहुत सदुपयोगी हुआ अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। जो संत लोग कई गाड़ियां फंस जाते थे उनको लोग खींच के निकाल लेते थे, चलो भाई लेके चलते हैं। तो ये सदुपयोगी है। देखो साधु और सेना दो लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अब तो संविधान आ गई, नहीं तो पहले हमारा अखाड़ा लड़ाई लड़ता था। जब राजा महाराजा के सेना हार जाते थे तो वो लोग आते थे, हमारे नागा जाते थे, उनको जिता के आते थे। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब चीज का सिखाया जाता है। अखाड़ा इसका नाम ही है। वो कहते हैं ना, सब चीज को साध ले तभी साधु। प्रयागराज में पधारे ये संत न केवल भौकाल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बल्कि इन्होंने डिजिटल कुंभ को भी लेकर खास तैयारी कर रखी है। तैयारी ऐसी कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं में भी इनका संपर्क इनके साथियों से नहीं टूटेगा। महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये उन्हीं की बस प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि आज हम ये डिजिटल कुंभ मना पा रहे हैं। उन्होंने हमारे को ये प्रेरणा दी कि देखो आप इधर से वहाँ जाते हैं 14 किलोमीटर है, नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है। ये मैं नहीं, आप किसी से पूछ लेना, बहुत ज्यादा समस्या, पूछने की जरूरत नहीं है। जहाँ 40 करोड़ आदमी हो तो वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी सुविधा हमारे लिए कि हम अपने सब गुरु भाइयों से सबसे संपर्क कर पाते हैं। अब जरा गुवाहाटी से प्रयागराज आए सबसे कम हाइट वाले बाबा से मिलिए, जिनकी लंबाई 3 फीट 8 इंच के करीब है। कमाल की बात यह है कि बाबा गंगागिरी खुद को सबसे एंटीक पीस बताते हैं। संगम नगरी में जब ये भ्रमण पर निकलते हैं तो लोग इनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते। प्रयागराज में पधारे अब जरा इन चाबी वाले बाबा से मिलिए, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथों से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और इनकी हर चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी हुई है।
चाबियां तो हम खुद में बनाते हैं। हाँ, और बनाते हुए दिखेंगे भी। ये चाबी हमने लता मंगेशकर चौक पे अयोध्या में बनाई है। उसके पहले जो ऊपर चाबी जय राम लगी भूमि पूजन में, वो चाबी बनाकर मैं लेकर के गया था। तो एक एक अपनी यात्राओं की, याददाश्तों की और कुछ वहां के लोगों की निशानियों के तौर पे हैं कि जैसे जो हाथ में मेरे चाबी है, ये चाबी नासिक के कुंभ में तैयार हुई है। रायबरेली के रहने वाले चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो अयोध्या से अपने इस रथ को हाथ से खींचते हुए कुंभ नगरी पहुंचे हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 13 जनवरी से देश दुनिया के श्रद्धालु इस पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पंकज श्रीवास्तव। देखिए, नया साल है और आपने भी प्लानिंग कर ली होगी। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है नया साल मनाने का, और कुछ लोग भगवान के दर्शन करके नया साल मनाते हैं, और इस बार तो बड़ी संख्या में लोग अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। देखिए, हर कोई यही चाहता है कि उनके नए साल की शुरुआत शुभ हो। इंतजाम कर दिए गए हैं, लोग भगवान के धाम पहुंच रहे हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या में पहुंचने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। संगम की रेती पर लग रहे आस्था के महाकुंभ की छटा हर ओर बिखर रही है। कृष्ण की मुरली से गुंजायमान मथुरा हो या महादेव की काशी, या फिर हो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम, हर ओर महाकुंभ की रौनक देखने को मिल रही है। महाकुंभ में आने वाले भक्त सरयू में भी पुण्य की डुबकी लगाएंगे और भोले बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। इसके साथ ही नए साल के वेलकम का डबल डोज भी धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देगा। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों के अयोध्या आने की संभावना है। रिपोर्ट की माने तो महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले भक्तों में लगभग 10% रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। अयोध्या में अभी से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हम अयोध्या आए हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। नए साल पे नई शुरुआत से राम जी का आशीर्वाद लेते हुए करें हम। मैं नव वर्ष में श्री राम जी का आशीर्वाद लेके यहाँ पे एक नया साल का शुभ आरंभ करना चाहती हूँ। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। नए साल में श्रद्धालु यहाँ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी नए साल पर अभी से श्रद्धालुओं का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा हो। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नए साल का शुभारंभ करने की आकांक्षा लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के साथ ही गंगा आरती के दर्शन और घूमने से लेकर वाराणसी के खान पान का भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। छोटे छोटे लोकल कुजीन्स वगैरह हैं उसको ट्राई करेंगे। मेरा तो बहुत मन है जो ठंडई होता है, ठंडई उसको पीने का बहुत मन करता है। मैं जाऊंगा भी, ट्राई करूंगा। मैन लोग यही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और गंगा आरती के लिए स्पेशली तो इन दोनों के लिए आते हैं। और यहाँ का चाट भी बहुत फेमस है। न्यू ईयर को लेकर मथुरा वृंदावन में भी खास एडवाइजरी जारी की गई है। भारी भीड़ को देखते हुए 2 जनवरी तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं को अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में खड़ा करना पड़ेगा, जिसके बाद वो ई-रिक्शा से मंदिर तक जा सकेंगे। इसके साथ ही दर्शन की व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। महाकुंभ और नए साल के सेलिब्रेशन के बीच धार्मिक पर्यटन भी जोर पकड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों को भी जमकर फायदा पहुंचेगा। उम्मीद है नया साल यूं ही सबके हिस्से में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।
विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, तभी तो कहते हैं ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है, बहुत जरूरी है। तो ऐसी अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सर्दी का मौसम है, प्लानिंग आपकी भी चल रही है नए साल की। थोड़ा सा नए साल का सेलिब्रेशन हम भी आपके साथ करेंगे कल 5 बजे चाय पर चर्चा।